जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 7 अगस्त 2026 और 7 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। कल हम करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं ले आए थे, आज हम करेंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है धमाकेदार। हाल ही में सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में किन व्यवस्थाओं को अनिवार्य किया है? ए सामाजिक लेखा परीक्षा, बी निकाय सम्मेलन, निकास सम्मेलन, सी जनसुनवाई सम्मेलन, डी ग्राम विकास समीक्षा बैठक। तो इसका सही आंसर है निकास सम्मेलन। हर कार्यक्रम होने के बाद ग्राम पंचायतों में, तालुका पंचायतों में लेखा परीक्षा के बाद निकास सम्मेलन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक अनियमितताओं पर त्वरित अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई हो सके। अब ये निकास सम्मेलन क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्या जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, उसमें कितना खर्च हुआ, कितना गया, आय व्यय का लोखा जोखा के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाता है सभी के सामने, उसे निकास सम्मेलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? ए सलीमा टेटे, बी खैदेम सीलेमा जानू, सी नवनीत कौर, डी दीप ग्रेस एक्का। तो जूनियर एशिया कप के लिए जो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम बनी है उसकी कैप्टन बनी है खैदेम सीलेमा चानू। 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक यह आयोजित होगा, जिसका नाम है AHF जूनियर एशिया कप। हॉकी का टूर्नामेंट है, चीन में आयोजित होगा। क्वेश्चन क्या है, कहाँ पर आयोजित होगा? चीन में। और भारतीय जूनियर महिला टीम में 18 खिलाड़ी को शामिल किया गया है और 2 वैकल्पिक हैं, ठीक। और इस टीम की जो कप्तान बनी है वो है मिडफील्डर खैदेम सीलेमा चानू। टीम के मुख्य कोच होंगे टीम वाइट मुख्य कोच होंगे। अब चलिए कुछ और महिला टीम के कैप्टन्स देख लेते हैं। जैसे महिला हॉकी टीम की वर्तमान कैप्टन सलीमा टेटे, और क्योंकि FIH वुमेन्स नेशन कप 2025 की विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता है, ठीक। और महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है संगीता बासफोरे। कौन है? संगीता बासफोरे। और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है अभी हरमप्रीत कौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। तो डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम हर साल मनाते हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में, ठीक है। वर्ष 2025 में इसकी शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हो गए और यह दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। कब? 7 अगस्त से हम हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं और 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाते हैं। और कब से मनाया जा रहा है? तो हम मना रहे हैं 2015 से, ठीक है। चौथा अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के अनुसार भारत में 35.22 लाख हथकरघा बुनकर और समृद्ध श्रमिक हैं। हथकरघा क्षेत्र के कुल कार्यरत क्षेत्रों में 72% महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 90% तक ग्रामीण हैं, ठीक है। और हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में भारत ने ई-पहचान पोर्टल का शुभारंभ किया है 2025 में, जिसमें श्रमिकों के डिजिटल पंजीकरण का रिकॉर्ड रखा गया है। नाम याद रखिएगा, ई पहचान पोर्टल किन के लिए है? हथकरघा श्रमिकों के लिए, ठीक। चलिए बात आई है राष्ट्रीय दिवस की। तो अगस्त माह में हमारे देश भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, चलिए एक एक वाक्य में देख लेते हैं। 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं बुनकरों के सम्मान में। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, भाला फेंक के प्रोत्साहन के सम्मान में। 9 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था।
14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं विभाजन पीड़ितों की स्मृति में। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आज़ादी के उपलक्ष्य में। वहीं पर हम सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के लिए। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हम मनाते हैं 20 अगस्त को ही। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 की सफलता की स्मृति में मनाते हैं हम 23 अगस्त को। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है उनकी स्मृति में भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस तो हम मनाते हैं 30 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए जयपुर, बी गांधीनगर, सी भोपाल, डी लखनऊ। तो याद रखिएगा ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का जो आयोजन किया गया वो किया गया गांधीनगर गुजरात में, और भी कहाँ पर? महात्मा मंदिर में। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेरम जिसे TTF कहा जाता है का आयोजन गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में किया गया। कब से कब तक चल रहा है भैया ये टूरिज्म फेयर? ये चल रहा है 6 से 8 अगस्त तक, जिसमें 900 से अधिक प्रदर्शक वहाँ पर आए हैं। हाँ, गुजरात सरकार ने 2026 को पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया है भैया। गुजरात सरकार ने वर्ष 2026 को पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा की है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बात आई है महत्वपूर्ण सम्मेलन की, तो याद रखिएगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। और TTF ट्रेवल टूरिज्म फेयर का आयोजन गुजरात में हुआ। वहीं पर एक्वा बीच 2026 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। वहीं पर भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेटेड करेंट अफेयर्स हम आपको जरूर बताते हैं, जिससे कि आप पुराने करेंट अफेयर्स को भी याद रखें और नए करेंट अफेयर्स को भी याद रखें, और क्वेश्चन के लिए, परीक्षा के लिए क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही गोवर्धन योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? ए 2 अक्टूबर 2019 नई दिल्ली, बी 30 अप्रैल 2018 करनाल, सी 15 अगस्त 2018 वाराणसी, डी 26 जनवरी 2019 भोपाल। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गोवर्धन पूजा योजना का शुभारंभ की तारीख तो आपने कई वर्ष पहले की लिखा है, तो वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? और चर्चा में है तो करेंट अफेयर्स में इसमें क्यों शामिल किया गया है? तो चलिए चलते हैं और बताते हैं इसका कारण। सबसे पहले आपको बता दें कि गोवर्धन जो योजना है, गोवर्धन योजना 30 अप्रैल 2018 को करनाल में शुरू की गई। गोवर्धन का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है गैल्वेजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धान। यह योजना कब से शुरू हुई भैया? तो 30 अप्रैल 2018 से गोवर्धन योजना शुरू की गई। क्वेश्चन ये भी बनता है कि गोवर्धन योजना कहाँ से शुरू की गई थी? करनाल हरियाणा से, क्योंकि योजना का शुभारंभ हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट को बायोगैस या बायो CNG या जैविक खाद में बदला जाता है। क्या हुआ है कि अभी हाल ही में 6 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। इसलिए गोवर्धन योजना चर्चा में नहीं, लेकिन सबसे पहले ये हरियाणा में शुरू हुई थी, अब पूरे भारत में शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक कहां पर शुरू की गई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर, डी हैदराबाद। याद रखिएगा 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है, और ब्रिक्स के विभिन्न मंत्रियों की जो बैठक है वो भारत के विभिन्न शहरों में हो रही है। इसलिए इस बार ब्रिक्स से क्वेश्चन बनता ही है। तो उद्योग और व्यापार मंत्रियों की जो बैठक हुई वह हुई जयपुर में, और जयपुर कहाँ है? गुजरात में। कब से कब तक बैठक हुई भैया? तो ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की बैठक 6 अगस्त 2026 से जयपुर राजस्थान में, जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। इस बैठक का आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए किया जा रहा है,
और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे कौन हैं? मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह बैठक सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक मंत्री स्तरीय बैठक थी। बात ब्रिक्स की आई है तो 2026 में ब्रिक्स के विभिन्न मंत्रियों की बैठक विभिन्न शहर में हुई। कहाँ कहाँ हुई और कब कब हुई, किसकी बैठक हुई, चलिए देख लेते हैं। जनवरी में ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की बैठक हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कृषि कार्य समूह की बैठक हुई खजुराहो मध्य प्रदेश में मार्च में। और वहीं पर स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अप्रैल में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कार्य समूह की बैठक हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक हुई ब्रिक्स देशों के, वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई वो मुंबई महाराष्ट्र में हुई मई में। और वहीं पर दूरसंचार आईसीटी कार्य की समूह की बैठक का आयोजन हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। श्रम एवं रोजगार कार्य समूह की जो बैठक आयोजित हुई वो हुई चेन्नई तमिलनाडु में। और भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई हैदराबाद तेलंगाना में। और 5 से 7 2026 को ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई भुवनेश्वर उड़ीसा में। 7 अगस्त 2026 से ब्रिक्स उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय जो बैठक हुई वह जयपुर राजस्थान में हाल ही में हुई है। तो ये कुछ मंत्रियों और ब्रिक्स समूह से संबंधित बैठक थी। किस क्षेत्र के मंत्री ने कहाँ पर बैठक ली उनको जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे फेसबुक पेज डेली करेंट अफेयर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया है? ए पोखरण राजस्थान, बी वेलरदीप उड़ीसा, सी चांदीपुर उड़ीसा, डी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का प्रशिक्षण हमने कर लिया है चांदीपुर उड़ीसा में। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 4। और भारत ने 6 अगस्त को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का प्रशिक्षण किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र में। अग्नि 4 भारत की मध्यम दूरी की परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 4 की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। हाँ, इस मिसाइल का जो निर्माण किया है वो किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है चलिए एक बार हम बता देते हैं। क्या यहाँ से हमने मिसाइल दागा, वो पर्वत को पहाड़ यानी बादल को पार करके ऊपर आ गया। यहाँ पर इसका इंजन खत्म हो जाता है और अपने आप गिर जाती है जहाँ पर हमें टारगेट करना है। यहाँ से यहाँ तक के लिए उसे इंजन दिया जाता है, यहाँ अपने आप चलती है ऊपर जाने के बाद और अपने आप यहाँ नीचे गिर जाती है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। मिसाइल की अगर बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण 8 मई को किया गया। वहीं चांदीपुर उड़ीसा से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल प्रशिक्षण 8 जुलाई को हुआ। वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अर्थात उड़ीसा द्वीप उषा एयर डिफेंस मिसाइल का पहला सफल प्रशिक्षण है। वहीं पर चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र उड़ीसा से अग्नि 4 की अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संसद द्वारा पारित विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नए करों को लागू करना, बी 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्षों में स्वीकृत राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति हेतु भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन करना, सी राज्यों के लिए नया वित्त आयोग गठित करना, डी जीएसटी दरों में संशोधन करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विनिमय संख्या 3 विधेयक, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की जो आपूर्ति होगी वो कहाँ से करेंगे? तो वो संचित निधि से की जाएगी। ठीक है, विनिमय संख्या 3 विधेयक 2026 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के
अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए संचित निधि का प्रयोग किया जाएगा और सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मांगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा तुम्मी धीटी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी, सी प्राणहिता, डी तुंगभद्रा। तो हाल ही में चर्चा में रहा तुम्मी धीटी जो बांध है वो चर्चा में रहा है, वो क्या है? तो ये है बांध, और ये बांध बना है प्राणहिता नदी पर। बांध का नाम याद रखें, तुम्मी धीटी। ठीक है, और यह परियोजना प्राणहिता और चेवेल्ला सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह परियोजना तेलंगाना के पूर्व आदिलाबाद जिले के कौथोला मंडल के तुम्मीदट्टी गांव में प्रस्तावित है। क्या हुआ है, मैटर क्या है, चलो आपको बता ही देते हैं। देखो, तेलंगाना के पूर्व आदिलाबाद जिले के कौथला मंडल में तुम्मीदिट्टी गांव है जहां पर एक बांध प्रस्तावित है। तेलंगाना कहता है कि इस बांध की ऊंचाई हम करेंगे 150 मीटर और महाराष्ट्र कहता है कि इसकी ऊंचाई रखो केवल 148 मीटर। क्यों? क्योंकि जब 2 मीटर बढ़ेगा तो महाराष्ट्र के अधिकांश गांव और जमीन इसमें जलमग्न हो जाएंगे। उसको देखते हुए महाराष्ट्र विरोध करता है, लेकिन तेलंगाना का कहना है कि अगर इसकी ऊंचाई 150 मीटर तक नहीं रखेंगे तो टरबाइन घूमेगी नहीं और बिजली का उत्पादन नहीं होगा। पानी को पंप के माध्यम से ऊपर चढ़ाना होगा, लेकिन अगर ऊंचाई अच्छी होगी तो ग्रेविटी जरूर मिलेगी और जब ग्रेविटी मिलेगी तो यहाँ आसानी से आप बात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊंचाई कम रहती है, ऊंचाई कम रहेगी तो आसानी से यहाँ पर आसानी से पानी जब नीचे आएगा तो इसे फ्लोर से ऊपर ले जाना पड़ेगा हाइट में। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कम होने पर वो घूमेगा नहीं, काम नहीं करेगी वहाँ की मशीनें लगने पर। लेकिन और यही चीज़ अगर बांध ऊंचा रहे तो पानी आसानी से नीचे गिर जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र इसमें जलमग्न हो जाएंगे। तो प्राणहिता नदी पर बन रहा है तुम्मीदिट्टी बांध और तुम्मीदिट्टी बांध बन गया है। और इसी बांध पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे इस बांध के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि तुम्मीदिट्टी बांध प्राणहिता नदी पर बन रहा है, आंध्र प्रदेश में बन रहा है और यह बांध परियोजना महाराष्ट्र और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, बात चल रही है बांध विवाद की और जल विवाद की। तो अभी कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद चला कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कृष्णा नदी का जल विवाद चल रहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नदी के बीच में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जल विवाद चला महानदी के जलवाला बंटवारे में। और कर्नाटक और तेलंगाना राज्य का जो कहना चाहिए विवाद चला वो गोदावरी नदी पर। और केरल और तमिलनाडु ये पेरियार नदी और बांध का नाम है मुल्ला पेरियर बांध। पंजाब और हरियाणा का विवाद चला सतलज और यमुना नदी के निर्माण पर, इन्हें कहना चाहिए वहाँ पर। और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में चला ब्रह्मपुत्र नदी पर और यह स्थान है भी सियांग। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चला चिनाब नदी और किशनगंगा को लेकर के, जिसे सिंधु जल संधि विवाद भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। तो बताइए, राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने इस राज्य मिशन को शुरू किया है और 5 अगस्त 2026 से शुरू किया है। ठीक है, यह मिशन 5 वर्ष तक संचालित होगा और इसमें राज्य में 100 AI डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। ठीक है, और इसके कारण 6 लाख छात्रों को और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए, बात AI की आई है तो आपको बता दें कि राज्य AI मिशन शुरू किया है हाल ही में छत्तीसगढ़ में, और AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम शुरू किया है हाल ही में उत्तराखंड ने,
और बीटेक एआई और रोबोटिक एआई कोर्स शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और भारत का पहला एआई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में, इसकी पहल चल रही है। और एआई स्किल और ई गवर्नेंस पहल शुरू किया है हाल ही में कर्नाटक ने। और पहली सरकारी एआई जीपीयू क्लस्टर शुरू किया है असम ने। तो एआई के संबंधित 2026 में घटनाएं घटी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने आपको बताया। ऐसा करंट अफेयर्स और दुनिया में कोई नहीं ला सकता जिसमें रिलेटेड सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बताया गया हो। अगला क्वेश्चन, 5 अगस्त 2026 को संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर अस सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया? ए, भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा, बी, फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से भारतीय पोर्टल स्थल का प्रचार, सी, विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध, डी, भारतीय फिल्मों को सब्सिडी प्रदान करना। तो देखो एक पोर्टल लॉन्च हुआ इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल अस सीन ऑन नेटफ्लिक्स। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है फिल्म और वेब सीरीज के माध्यम से भारतीय पर्यटन स्थल को दिखाना। और यह जो योजना है ये शुरू की गई है 5 अगस्त 2026 से। लॉन्च स्थल है इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, ठीक है। और पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है इनक्रेडिबल इंडिया और इसका साझेदार जो संस्थान है वो है नेटफ्लिक्स इंटरनेट सर्विस इंडिया, इसमें सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई संचालित नेक्स्ट जोन डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए, कर्नाटक, बी, महाराष्ट्र, सी, तेलंगाना, डी, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने 5 अगस्त 2026 को एआई संचालित TGERSS प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के अंतर्गत 18 आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसका नाम है एआई संचालित नेक्स्ट जेन। ये प्रतियोगिता यानी कहना चाहिए योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। इसमें कॉल प्रोसेसिंग समय 190 सेकंड से घटाकर 133 सेकंड हो चुका है। आप यहां पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसमें 18 आपातकालीन सेवाओं को भी शामिल किया गया है। तेलंगाना आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली में ड्रोन तकनीक को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन बनेगा कि ड्रोन प्रणाली को ड्रोन तकनीक को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने 15 अगस्त 2026 को भारत दिवस घोषित किया है? ए, कैलिफोर्निया, बी, टेक्सास, सी, मैनचेस्टर और डी है फ्लोरिडा। तो याद रखिएगा भारत दिवस घोषित किया है वो है मैनचेस्टर ने। मैनचेस्टर ने 15 अगस्त 2026 को पूरे राज्य में भारत दिवस घोषित किया है। और मैसाचुसेट्स जो है वो है अमेरिका का एक राज्य। मैसाचुसेट्स की गवर्नर है मौरा हिली ने 1 अगस्त 2026 को इसकी आधिकारिक घोषणा की थी, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत @ 2047 में देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की रणनीति दिखाई और देखभाल की पुनर्कल्पना रिपोर्ट किस संस्था द्वारा 5 अगस्त को पेश की गई? तो विकसित भारत 2047 के लिए जो पेश रिपोर्ट है वो है नीति आयोग ने। किसने पेश रिपोर्ट की हुई है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने लेटेस्ट अभी 5 अगस्त को विकसित भारत @ 2047 में देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की रणनीतियां, देखभाल की पुनर्कल्पना आदि पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य था भारत में संगठित, पेशेवर, सुलभ भविष्य के लिए तैयार देखभाल प्रणाली विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 से किसे सम्मानित किया है? COSPAR ए, डॉक्टर के सिवन, बी, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम, सी, अनिल भारद्वाज, डी, UR राव। तो याद रखिएगा COSPAR विक्रम साराभाई जो पदक दिया गया है वह अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को। यह पुरस्कार दिया गया उन्हें 3 अगस्त 2026 को। COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित है और वह भारतीय खगोलीय संस्थान IIA बेंगलुरु की निदेशक हैं। यह सम्मान उन्हें इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं COSPAR वैज्ञानिक सभा में प्रदर्शन किया गया।
कॉस्पोर का जो पूरा नाम है वह है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ठीक है। और विक्रम साराभाई पदक की स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है। और ये इसे कॉस्पोर और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक और चौथी भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई है। देखो, कॉस्पर विक्रम साराभाई जो पदक दिया गया है 4 भारतीयों को दिया गया है, लेकिन महिला में पहली बार दिया गया किसी को, जिसका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई समुद्री घोड़े की नई प्रजाति का नाम क्या है? ए हिप्पोकस हेट्रिक्स, बी हिप्पोकैप्स जयकारी, सी हिप्पोकैम्पस अमंडा विंसेटाई, डी हिप्पोकैम्पस कोरोनाइट्स। तो नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर? केरल में, और यह है हिप्पोकट अम्माडी सेंटाई। वैज्ञानिकों ने अगस्त 2026 में समुद्री घोड़े की नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस अमंडा विंसेंटाई। और यह नई प्रजाति का नाम प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक अमंडा विंसेंट के सम्मान में रखा गया है। यह प्रजाति कहाँ पर खोजी गई? इस प्रजाति का पहला नमूना तमिलनाडु के तूतीकोरिन मत्स्य बंदरगाह के आकस्मिक शिकार के दौरान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में, ये तो हो गया बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने, ये भी हो गया है। ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल धान की पहली फसल की कटाई किस देश ने की है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो चीन। 5 अगस्त 2026 को चीन ने तियांग अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाई गई चावल की पहली फसल की कटाई की। यह प्रयोग सेंचुई मिशन के तहत किया गया, जिसे 24 मई 2026 को प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रयोग का उद्देश्य था सूक्ष्म आकर्षण में चावल की 2 पीढ़ियों के विकास और आनुवांशिक स्थिरता का अध्ययन करना। प्रयोग से जापोनिका चावल की 2 प्रकार की बीज किस्मों का उपयोग किया गया। तो याद रखिएगा, चावल की खेती अंतरिक्ष में करने वाला पहला देश बन गया है चीन। चलिए आज के करेंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त करते हैं और हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार देख लेते हैं। कल हम 6 अगस्त को क्लासेस नहीं ले आए थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको और कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन था 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 5 से 7 अगस्त 2026 के दौरान कहाँ किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी भुवनेश्वर, डी हैदराबाद। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। कब से कब तक? शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन 5 से 7 अगस्त तक किया जा रहा है। कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इसमें अध्यक्ष होंगे शिक्षा मंत्रालय, और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है प्रहलाद जोशी। ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक की बात आई है तो आपको बात कर दें, अभी मैंने आपको बता भी दिया, आप देख लीजिएगा, पूरा लाइन से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि कौन सी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को कौन सी वरीयता रैंक प्राप्त हुई है? ए 5वीं, बी 7वीं, सी 9वीं या डी 14वीं। तो बताइए। तो पीवी सिंधु भारत की ओलंपिक विजेता, ये 9वीं रैंक में आ गई है। और BWF विश्व रैंकिंग में आयोजन 17 से 23 अगस्त 2026 को किया गया था। पीवी सिंधु को महिला एकल में 9वीं रैंक मिली है। वहीं सात्विक और चिराग को पुरुष युगल में 5वीं रैंक मिली है। लक्ष्य सेन को पुरुष एकल में 14वीं रैंक मिली है। ध्रुव कपिला और तनीषा को युगल मिश्रित में 15वीं रैंक मिली है। शीर्ष खिलाड़ी की बात करें पुरुष एकल में तो सीयू की, पुरुष खिलाड़ी में सीयू की दुनिया का पहला नंबर 1 रैंकिंग चल रही है। और महिला एकल में आन से यंग की रैंकिंग टॉप पर चल रही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी दर कितना अनुमानित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह 6.7। आरबीआई ने जीडीपी का वृद्धि दर अनुमान बढ़ा करके 6.7% रख दिया है। और मौद्रिक नीति रेपो दर है 5.25%।
ठीक है। CPI आधारित महंगाई का जो अनुमान है 5.1% से घटाकर 5.0% कर दिया है। अब GDP की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की जो GDP का अनुमान लगाया है वो 6.7% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगाया है 2026-27 के लिए 6.4%। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भारत की वृद्धि दर 2026-27 के लिए लगाया है 6.6%। वहीं पर एशियाई विकास बैंक ADB बैंक ने भारत के विकास वृद्धि दर GDP में वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 6.6%। तो ये प्रत्येक संस्थाओं के नाम और उनके द्वारा GDP वृद्धि दर को कितने प्रतिशत बताया गया है वो सभी एक एक वाक्य में जरूर आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम की बसों में किस आयु वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर है वो 60 वर्ष और उससे अधिक की जो महिलाएं हैं उनको उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं उनमें निःशुल्क यात्रा करने का मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए राज्य सड़क परिवहन पर निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश ने ही मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। असम में ओरुनोदोई 3.0 के तहत पात्र महिलाओं को 1,250 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। और वहीं तमिलनाडु ने राज्य सरकार ने पात्र महिलाओं के विवाह पर 8 ग्राम स्वर्ण सिक्का और रेशमी साड़ी देने की योजना बनाई है। वहीं पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तमिलनाडु में नए एल्डर केयर वृद्ध देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और कर्नाटक ने महिलाओं के लिए भारत की पहली समर्पित महिला स्वास्थ्य नीति लाने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपी देश नाउरू के आधिकारिक तौर पर अपना नाम नया रखा है, क्योंकि नाउरू जो देश है उसने अपना नया नाम रख लिया है। तो नया नाम है, ये है नाओएरो गणराज्य। देखो नाउरू पहले नाम था, इसका बदल करके ओएरो गणराज्य रख दिया है। और आपको बता दें कि नाम परिवर्तन की घोषणा वहाँ के राष्ट्रपति डेविड अदेयांग ने की। क्वेश्चन ये बनता है कि यह देश कहाँ पर है? तो ये जो नाउरू देश था जिसका नाम बदला गया है और इसका नाम रखा गया है नाओएरा गणराज्य, ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें। जय हिंद।